ओके, ठीक है, ठीक है। बताइए, कल वाले टॉपिक पे कुछ सवाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल, राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मॉलिक्यूल दे रहा हूं, मॉलिक्यूल में कुछ बॉन्ड्स को मैं मेंशन कर दूंगा ए बी सी डी से, आपको उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। मान लीजिए कुछ इस तरीके से एक मॉलिक्यूल बना लेता हूं। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल मैंने इस तरीके से बना लिया। अच्छा, मान लो दिस इज बॉन्ड ए, दिस इज बी, लेट्स से दिस इज सी एंड दिस इज डी। आपको ए बी सी और डी का बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सही है, किस वाले का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर कम और उससे कम। पहला सवाल, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। सेकेंड, द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग स्पीशीज। ठीक है, कुछ स्पीशीज लिख के दे रहा हूं जिनको मार्क करूंगा, उन पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है और ज्योमेट्री बताना है सेंटर का। यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी और ज्योमेट्री भी। यहां पे भी कार्बन का, यहां पे इस वाले कार्बन सेंटर का। ओके, ठीक है, बताइए बताइए। पहले वाले में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ लगा लिया तो बॉन्ड लेंथ तो वैसे ही लगा लोगे, ठीक है। और दूसरे वाले में जो मैंने मार्क कर रखे हैं उन कार्बन सेंटर्स का ज्योमेट्री और उनका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। ओके ओके, बढ़िया सवाल है। पहला वाला अच्छा सवाल है, दूसरा इजी सा है, दूसरा तो इजी सा है, पहला वाला सवाल अच्छा है। ठीक है, बताओ, लगाओ लगाओ। जल्दी से, दूसरा वाला इजी है, पहला वाला करो। दूसरा वाला तो कर ही लोगे, दूसरा वाला इजी है, दूसरा वाला इजी है। पहला वाला बताओ, पहला वाला, पहला वाला। शाबाश। ए बी सी डी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ मैं, फिर आपके दिमाग में जो है वो कंफर्म कर लेना। मैं बता दूं, बताओ। करती है इस पे इस हिसाब से नहीं करती, बट इस हिसाब से करती कि जो ग्रुप लगे वो किस टाइप के ग्रुप है। वो तब होगा जब मैं EWG वाले लगाऊं और EDG वाले लगाऊं। अभी तो मैंने वो लगाया नहीं है, अभी सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि परसेंटेज कितना है जिसके साथ वो जुड़ा है, अभी इस पे डिपेंड करता है।
लगा लिया, ठीक है। बताइए वहीं से ऑर्डर बताइए क्या लग रहा है। ए डी सी बी, ठीक है, मैं लिखता हूँ ए डी सी बी। एक आंसर ये आ रहा है, ठीक है, रोमाना का। और किसी का और भी लगाइए, बताइए फिर। सेम ही लग रहा है, ठीक है। सरिश क्या लग रहा है? ओके 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 ओके, देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ओके, बोल दे तो अपने हिसाब से बोलना ना, तो अपने हिसाब तो अपने हिसाब से बोलियो, दे बोलने इसको अभी, ठीक। अच्छा लास्ट वाले का, हाँ ऑब्वियस है, ठीक है, तो ऑब्वियस ए बी सी डी लग रहा है, ए बी सी डी। देखते हैं, ठीक है ना, लाइक अच्छा सवाल है। अब इतना टाइम लगा, इसका मतलब सवाल अच्छा था, तो मैं लिख लेता हूँ, ओपी सवाल था, ठीक है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिएगा, सर पहले छोड़ दो, पहले वाले को देखो। पहले मॉलिक्यूल में हमें क्या करना था, ए बी सी और डी का बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना था कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। अच्छा पहली बात तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी देख के बता देंगे सर, पहला तो अपन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी देख के बता देंगे। तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मैं सारे फैक्टर लगा रहा हूँ यहाँ पे, पहला फैक्टर लिख लेता हूँ मैं, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, जितने ज्यादा बॉन्ड्स उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा मेरे को ये बताइए, ए वाला जो बॉन्ड बन रखा है उसमें कितने बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं आपको इन कार्बन सेंटर्स के बीच में? 3 बॉन्ड। इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक फैक्टर तो ये लगना है। अच्छा इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड इज वेरी ग्रेटर, इज वेरी लार्ज, ठीक है। ए तो आ गया सबसे पहले। अब बताइए, अब आया बी सी और डी, अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद आया बी सी और डी, बी सी और डी। अब बताइएगा, अब मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं सर। दिस सेंटर इज sp, दिस सेंटर इज आल्सो राइट, दिस सेंटर इज sp3, दिस सेंटर इज आल्सो sp3, दिस सेंटर इज sp2, सही है, ठीक है। अच्छा दूसरा फैक्टर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिटरमिन करता है वो फैक्टर आपका कौन सा है सर? सेकेंड फैक्टर आपका है परसेंट एस करेक्टर, परसेंट एस करेक्टर, ध्यान देना, ठीक है। परसेंट एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और आपको ये पता है कि sp में परसेंट एस कितना? 50%, ठीक है ना। sp2 में परसेंट एस कितना? 33.3%, ठीक है। और sp3 में कितना? 25%, ठीक है। अच्छा पहली बात तो कंफर्म हो गई सर, ये जो बॉन्ड ए है, क्योंकि ये sp और sp के बीच में बना है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। और मल्टीप्लिसिटी देख के भी समझ में आ गया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था, सबसे स्ट्रॉन्ग ये होगा, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा। अच्छा उसके बाद मेरे को ये बताओ, ये जो बी बॉन्ड है, ये जो बी बॉन्ड है और ये जो सी बॉन्ड है और जो डी बॉन्ड है, सर सी बॉन्ड किसके बीच में बन रखा है? sp3 और sp3 के बीच में, या sp3 और sp3 के बीच में। ये कौन सा? sp2 और sp3। ये कौन सा? sp और sp3, सही है ना। अब परसेंटेज लगाओ और काम हो गया। मुझे बताओ सबसे वीक कौन सा होगा? sp3 वाला सबसे वीक कौन सा होगा? तो इसका मतलब सबसे लास्ट पे कौन सा बैठेगा? C। सबसे लास्ट पे कौन सा बैठेगा? C। हो गया, सही है, तो गड़बड़ हो गया, दोनों ऑप्शन गलत हो गए जो आप लोगों ने बोले थे, दोनों के दोनों गलत हो गए, ठीक है, ठीक है। हाँ सबसे लास्ट पे कौन सा बैठा? C। सबसे लास्ट पे कौन सा बैठा? C बैठ गया सबसे लास्ट पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद बताइए, बी बॉन्ड किसके बीच में है? सर इट इज बिटवीन sp3 एंड sp, एंड दिस वन इज बिटवीन sp3 एंड sp2। अब यहाँ पे sp3 कॉमन था, बट ये वाला sp के साथ जुड़ रखा है, इसका मतलब यहाँ से परसेंटेज ज्यादा लग रहा है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इस वाले बॉन्ड का स्ट्रेंथ और इस वाले बॉन्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि ये किससे लग रखा है यहाँ पे? sp2 से, और ये लगा है sp से। तो बताइए इसके बाद कौन सा बैठेगा? a के बाद कौन सा होगा? b, और b के बाद कौन सा होगा? d, और लास्ट पे कौन सा आएगा? c, ठीक है। लास्ट पे कौन सा आएगा? c आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर पहले वाले सवाल में, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक चीज क्या ध्यान में रखोगे, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहां पे होगा? sp और sp के बीच में, ठीक है। और सबसे वीक sp3 और sp3 के बीच में। और अगर कहीं इसके अलावा मिल गया सर, sp और sp3 वाला स्ट्रॉन्गर होगा, sp2 और sp3 वाला उससे थोड़ा वीकर होगा, ठीक है। तो ये बन गया पहले वाला सवाल का आंसर। ओके जी, ओके जी। अच्छा इन्हीं के बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछता तो सर अब इसका उल्टा कर देते तो अब तो इजी हो जाता, अब तो इजी हो जाता, ठीक है ना। अब बताइए दूसरे वाले में, यहाँ पे मैं इसका ज्योमेट्री लिखता हूँ, यहाँ पे ज्योमेट्री लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। पहले वाले केस में जो कार्बन है नाइट्रोजन के साथ जुड़ रखा है ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, सही है।
sp हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, ओके ज्योमेट्री लीनियर, ठीक है। इस वाले में हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इस वाले में सर दिस सेंटर इज आल्सो sp3, राइट और रॉन्ग? इफ दिस सेंटर इज sp3 देन इट्स हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज आल्सो, इधर भी टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर कार्बन सेंटर के थ्रू, इस पर्टिकुलर कार्बन सेंटर की मैं बात करूं, देखो ऐसा होगा कुछ इस तरीके से, ये कार्बन सेंटर, इस कार्बन सेंटर की बात की मैंने, अदरवाइज तो ये साइक्लिक है, ठीक है ना। क्या लग रहा है? ये वाला ना ना, ये दिखने में लग रहा होगा, मान लो 3 डायमेंशन में यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, स्क्वायर प्लेनर तब तक ना हो जब तक डी इन्वॉल्व ना हो, तब तक नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके पास डी होता नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का आ जाएगा टेट्राहेड्रल, क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल। मिटाऊं? मिटा दो, लिख लेना, ऐसे ऐसे चलेगा, इसके अलावा प्रॉब्लम आंखों में। अच्छा, इसके बाद लिखिएगा, इसके वैसे तो ये छोटी छोटी बातें इसके बाद वाली, लेकिन देख ही लेते हैं कि एनसीईआरटी पे गिवन है तो सवाल बनने के चांस बन सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख लो, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही, ये आपको पता है ना। ओके, जो पार्ट एनसीईआरटी ने लिख रखा मैं सबका सब लिख लेता हूँ, मोटे मोटे पॉइंट्स, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, एक लाइन में खत्म करूंगा मैं इसको, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ऊपर से हेडिंग डालिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पहला आ गया स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ओके। और इस साइड लिख लेता हूँ मैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन, ओके। अच्छा, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जब आपको स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है, इसके 3 तरीके, इसके कितने तरीके? 3 तरीके, ठीक है। पहला कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, complete structural formula, right? Second one is condensed formula, condensed formula, and third is bond line formula, bond line formula। ये आपको बनाना आता है, बस थोड़ा नाम ध्यान में रख लेना, अदरवाइज आपको ये पता है, ठीक है ना, इतनी सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, अच्छा 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में मैं 3 तरीके और लिख लेता हूँ, 3 चीज़ें और लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये ऐसा मान लीजिए, एक तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, या एक कम कर लो, इसको भी अलग से कर लेता हूँ मैं। एक 3 डायमेंशनल लिख लो और उसके बाद लिख लो मॉडल्स, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, ठीक है। 3 डायमेंशनल वाले से बोर्ड पे रिप्रेजेंट करेंगे, और मॉडल वाले, मॉडल आपके पास जनरली लैब्स में होते हैं, जो मान लो आप स्कूल्स में भी होते हैं, आपके पास मॉडल दे रखे होते हैं, जैसे बॉल एंड स्टिक मॉडल होते हैं, देख लेंगे हम कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें, ये जो मॉलिक्यूलर मॉडल्स हैं, इसमें 3 चीज़ें जो एनसीईआरटी ने लिखी हैं। एक फ्रेमवर्क मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल, नेक्स्ट इज बॉल एंड स्टिक मॉडल, है ये बेसिक बात, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बन सकता है, और कॉलम मैचिंग पे बना दे, कैसे कैसे करके सवाल बना सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज स्पेस फिलिंग मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है जी। सो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, एंड देन मॉलिक्यूलर मॉडल्स, मॉलिक्यूलर मॉडल्स। अच्छा, एक एक एग्जांपल दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, आपको ये चीजें ऑलरेडी पता है। बताइए, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको क्या लिखना है? सर, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस रहता है, जो सबसे ज्यादा जोर रहता है इसमें, वो ये है कि आपको बॉन्ड्स को भी रिप्रेजेंट करना है और एटम्स को भी रिप्रेजेंट करना है। इसमें दोनों चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या रिप्रेजेंट करना है? बॉन्ड्स एज वेल एज एटम्स, बॉन्ड्स एज वेल एज एटम्स। आपको बॉन्ड्स को भी रिप्रेजेंट करना है और साथ साथ में एटम्स को भी रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड्स को भी और एटम्स को भी, ठीक है। मान लो मैं ऐसा लिख लूं, हेक्सेन लिख लेता हूं मैं, ठीक है, हेक्सेन,
बताइए कैसा आएगा? कार्बन, ओके, ये हमने बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर लिए, सारे तरह के बॉन्ड्स, कार्बन और कार्बन के बीच में भी और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी जो बॉन्ड्स होंगे सबको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? ऑब्वियस है 3, सही है। इसके साथ में 2, वैलेंसी कंप्लीट करते हुए चल लो, अगेन 2, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 3, राइट राइट। दिस इज द complete structural representation. This is the structural formula of hexane. This is the structural formula of hexane. ठीक है ना? कौन सा फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो सबको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, जिसमें हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? बॉन्ड्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे एज वेल एज एटम्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंडेंस्ड फॉर्मूला। सर कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या होगा? बॉन्ड्स नहीं दिखाए जाते, आपको यूनिट्स तो लिखने हैं, जो यूनिट्स बन रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा यूनिट बन रहा है? अगर इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मैं देखो तो कौन सा यूनिट बन रहा है? CH3 यूनिट, उसके बाद CH2, फिर से CH2, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। सर जब आप इनके बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट ना करके इन पूरे यूनिट्स को लिखो लेकिन बॉन्ड नहीं दिखाना उसमें, देन दैट इज नॉन एज कंडेंस्ड फॉर्मूला, दैट इज नॉन एज कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो बताइए इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3, उसके बाद CH2। अब सुनना ध्यान से, एक और चीज इसमें क्या होती है सर, अगर आपके पास मॉलिक्यूल इतना बड़ा हो कि उसमें कुछ यूनिट्स रिपीट हो, कुछ यूनिट्स क्या हो? रिपीट हो, तो हम क्या करेंगे? उन यूनिट्स को एक साथ लिख के उनके सबस्क्रिप्ट में वो नंबर लगाएंगे जितनी बार वो होगा। मान के चलो मैंने हेक्सेन लिखा, बताइए हेक्सेन में CH2 वाले यूनिट कितने हैं? 4, कितने हैं? 4। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं CH2 लिखूंगा और सर उसके बाद लिखूंगा 4 टाइम्स, मैं इनको बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने सिंपली इसको 4 टाइम लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे फिर से क्या था? CH3, ठीक है। तो ये बन गया आपका कौन सा फॉर्मूला? दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या रिप्रेजेंट नहीं होता? बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, और प्लस साथ साथ में जो यूनिट सेम मिले उसको आपने रिपीट नहीं करना है, उसको एक ही टाइम लिख के सबस्क्रिप्ट में लिख लेना है कि कितने टाइम्स वो होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज कंडेंस्ड फॉर्मूला, बहुत सिंपल, ठीक है ना। कंडेंस्ड फॉर्मूला बता सकते, ऐसा सवाल बन सकता है, आपको एक मॉलिक्यूल दिया, बताइएगा, बोलेगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बताओ क्या होगा, या इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ क्या होगा। बेसिक सी बात है, एनसीईआरटी पे है तो दे सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बताइए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होगा? सर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हमें एटम्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करना, सिर्फ बॉन्ड्स दिखाने हैं, वो भी कैसे? जिगजैग मैनर में। कैसे दिखाने? जिगजैग मैनर में। तो यहां पे क्या होगा? ओनली बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन zigzag manner, in zigzag manner, ओके। और वो भी बॉन्ड्स कौन से वाले? सर कार्बन और हाइड्रोजन के नहीं, कार्बन और कार्बन नहीं। कौन से बॉन्ड्स? कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स सिर्फ रिप्रेजेंट होते हैं। प्लस अगर साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ तो फंक्शनल ग्रुप को भी लिखना पड़ेगा, और फंक्शनल ग्रुप ना हुआ तो हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे, कार्बन को भी नहीं लिखेंगे, बस कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स को हम क्या कर देंगे? बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे जिगजैग मैनर में। बताइए हेक्सेन, बताइए वापस कैसे आ रहा है इस हिसाब से? देखो, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6. Again this is हेक्सेन। ये आ गया हेक्सेन। अच्छा, एक और बात, जब आपके पास जिगजैग मैनर में या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन मिथाइल को लिया जाता है, CH3 टर्मिनल पोजीशन पे। सो टर्मिनल पे हमेशा क्या होगा? जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप ना दे रखा हो तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे क्या देखने को मिलेगा? मिथाइल ग्रुप, हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। सर बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन। दिस वन इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे एटम्स को भी रिप्रेजेंट करने पड़ेगा और बॉन्ड्स को भी। और कौन से बॉन्ड्स को? सर कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को भी और कार्बन। कंडेंस्ड फॉर्मूला में हमें बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करना है, बस हमें यूनिट लिखना है, और जो यूनिट रिपीट हुआ उस यूनिट को हमने एक ही बार लिख के उसका सबस्क्रिप्ट में लिख लेना कि कितनी बार वो आ रहा था, नंबर लिख लेना उसका कितनी बार आ रहा था। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या करना है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में सिर्फ बॉन्ड्स दिखने हैं जिगजैग मैनर में, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, ना ही हाइड्रोजन के साथ वाले बॉन्ड्स लिखने हैं, आपको सिर्फ कौन से वाले बॉन्ड लिखने हैं? कार्बन और कार्बन के। प्लस अगर कोई फंक्शनल ग्रुप साथ में हुआ तो वो भी लिखना, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, अब बताओ 3 डायमेंशनल में। सर 3 डायमेंशन को बोर्ड पे या पेपर पे दिखाने का तरीका क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स को हम प्लेन में दिखाएं, कुछ ग्रुप को सॉलिड वेज से दिखाएं, कुछ ग्रुप को डैश वेज से दिखाएं, तो हम ये बता सकते हैं कि 3 डायमेंशन में होगा। जरा बताइए ये वाला, मान लो मैं ऐसा लिख लूं, दिस इज द कार्बन सेंटर, लेट्स से दिस इज ए ग्रुप, दिस इज बी ग्रुप, यहां पे लिख लेता हूं मैं कोई सी ग्रुप, और यहां पे लिख लेता हूं मैं कोई डी ग्रुप।
ये लगता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ये लगता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, बताइए 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में वो वाले बॉन्ड्स जिनको ना ही सॉलिड वेज से और ना ही डैश वेज से दिखाया जाए, वो बॉन्ड्स कहाँ पे होंगे, या ये वाले ग्रुप्स कहाँ पे होंगे? सर ये वाले ग्रुप होंगे इन प्लेन। ये कहाँ पे होंगे? इन प्लेन, ठीक है ना। ये वाले ग्रुप होंगे इन प्लेन। मतलब मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है ना। मान लो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ऐसा मान के चल लो, ठीक है। मैंने 4 ग्रुप ले लिए, सही है। मान लो मैंने 4 ग्रुप ले लिए, कुछ इस तरीके से मैंने ले लिए 4 ग्रुप, ठीक है। ये ले लिए मैंने 4 ग्रुप, सही, ऐसा मान के चल लो, ये मैंने 4 ग्रुप ले लिया, ठीक है। अच्छा, इन 4 ग्रुप्स में ये वाला जो ग्रुप है ये अबोव द प्लेन, ये वाला मान लो बिलो द प्लेन, और ये दोनों एक ही प्लेन में, ये दोनों एक ही प्लेन, मतलब यहाँ से अगर एक प्लेन पास कर लूँ, ये दोनों एक ही प्लेन से कटेंगे। ये वाला बिलो द प्लेन होगा और ये वाला अबोव द प्लेन होगा। इस चीज़ को बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से। जो बॉन्ड्स हमने कैसे बना लिए? नॉर्मल बॉन्ड्स बना लिए, ठीक है। जैसे हम बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो कहाँ पे होंगे? वो वाले ग्रुप कहाँ पे होंगे? दोज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन प्लेन। वो ग्रुप्स कहाँ पे होंगे? प्लेन में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, वो वाला ग्रुप जिस ग्रुप को हमने डैश वेज से बनाया वो होगा बिलो द प्लेन, या इसी को आप क्या बोलते हो? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जहां से आप इसको देख रहे हो मॉलिक्यूल को, सर उससे बहुत दूरी पे ये प्रेजेंट होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या आप इसको लिख सकते हो बिलो द प्लेन। दिस वन इज बिलो द प्लेन, ये वाला ग्रुप बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। एंड द वन विच इज शोन बाय सॉलिड वेज, दिस ग्रुप इज प्रेजेंट अबोव द प्लेन, दिस ग्रुप इज प्रेजेंट अबोव द प्लेन, ठीक है। तो ये कहां पे होगा? ये होगा अबोव द प्लेन, बहुत सिंपल, ठीक है ना। ये वाला ग्रुप अबोव द प्लेन या टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है या जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो वाला ग्रुप जो आपकी तरफ हो उसको आप कैसे दिखाते हो? सॉलिड वेज से। और वो वाला ग्रुप जो आपसे बहुत दूर हो उसको आप कैसे दिखाते हो? डैश वेज से, ठीक है ना। बट ये वाली टर्म ज्यादा प्रेफर्ड है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको यही देखने को मिलेगा। सो जो डैश वेज से है दैट इज बिलो द प्लेन, और जो सॉलिड वेज से है दैट इज अबोव द प्लेन, और जिनमें आपने सॉलिड या डैश वेज नहीं बनाया है दोज आर इन प्लेन, वो प्लेन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बहुत सिंपल, राइट, ये बहुत सिंपल, ठीक है ना। मान लो एग्जांपल ले लो एक और, इधर ही बताना मेरे को, एक और एग्जांपल बना लेते हैं इसका। मान लो मैंने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अच्छा बताइए, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन सेंटर था, इस कार्बन सेंटर पे 4 ग्रुप लगे थे। अच्छा, उनमें से एक ग्रुप तो ये है, एक बॉन्ड तो ये बना रखा है इसने, एक बॉन्ड तो ये बना रखा है, ठीक है। एक ये, और नंबर 4 जो नहीं बनाया वो किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। और क्योंकि आपने इन प्लेन दिखा रखा है, आपने इन प्लेन दिखा रखा था, आपने बिलो द प्लेन भी दिखा रखा था, लेकिन अबोव द प्लेन नहीं दिखाया था, तो अंडरस्टूड है जो 4th ग्रुप होगा वो अबोव द प्लेन होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे रहा होगा? अबोव द प्लेन, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ, जब ये दूसरे जब प्लेन में दिए रखे हो ना, फिर अंडरस्टूड है कि जो बचा हुआ है वो प्लेन होगा। हाँ, अगर मैं इसमें से किसी को, मान लो मैं ऐसा कर लेता कि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, मान लो मैं ऐसा कर लेता कि इस वाले को मैं थोड़ा सॉलिड कर लेता, इस वाले को मैंने सॉलिड कर लिया, सही है ना, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो कार्बन सेंटर है ये बी आर बिलो द प्लेन है, ये वाला अबोव द प्लेन है अब, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचा होगा वो हाइड्रोजन इन प्लेन होगा। एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन कंपलसरी है, उसके बाद जो बचे वो इन प्लेन होंगे। अच्छा, अगर आपका चौथा ग्रुप या 4th ग्रुप जो हाइड्रोजन होगा वो नहीं दिखा रखा है कि कहाँ पे है, प्लस आपको ये मिल रहा है कि बिलो द प्लेन वाला मिल रहा है, या मान लो अबोव द प्लेन वाला मिल रहा है, बाकी इन प्लेन मिल रहे हैं, तो अंडरस्टूड है वो जो हाइड्रोजन बचा होगा वो उसके ऑपोजिट में होगा, या तो बिलो द प्लेन या तो अबोव द प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने इसको अबोव द प्लेन कर दिया तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इन प्लेन है, वो कहाँ पे है। और ये सारी चीजें कहाँ पे हेल्प करेंगी आपको, मेरे को बताओ, ये सारी चीजें कहाँ पे हेल्प करेंगी कि इस कॉन्फ़िगरेशन को निकालने में? आर और एस लगता है आपको, ठीक है ना, आर और एस। और जिससे आप क्या देख पाते हो? आर और एस निकालने के बाद आप क्या देख पाते हो? वेदर एनैंशियोमर्स हैं या डायस्टीरियोमर्स हैं या होमोमर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज लगती है, इसका एप्लीकेशन लगता है, सही है। तो ये आ जाएगा आपका अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, उसके बाद आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर मॉडल्स, पहला आ गया फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल में क्या किया जाता है? सर फ्रेमवर्क मॉडल में ये जो मॉडल्स होंगे, आपके पास मॉडल्स होंगे, ठीक है। ऐसे मान लो मेरे पास मार्कर है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। फ्रेमवर्क मॉडल्स में आपको सिर्फ बॉन्ड्स दिखाए जाएंगे मॉडल की टर्म्स में, मॉडल की फॉर्म में। किस फॉर्म में? मॉडल की फॉर्म में, ठीक है। सिर्फ आपके पास बॉन्ड्स होंगे, सिर्फ क्या होंगे? बॉन्ड्स होंगे, और एटम रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, सिर्फ बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एटम्स रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, ठीक है। सो इसमें क्या होगा? ओनली बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एंड नॉट एटम्स। एटम्स रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, ग्रुप्स रिप्रेजेंट नहीं किए जाते,
कि उसके साथ में कौन से ग्रुप लगे हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से एनसीईआरटी में बना रखा, आप चाहो तो एनसीईआरटी से देख सकते हो। मान लो मैंने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। ठीक है, ये आ गया फ्रेमवर्क मॉडल, जहां पे आपको सिर्फ क्या दिखाया जाता है, जहां पे आपको सिर्फ बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, एटम्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब कितने बॉन्ड होंगे वो अंडरस्टूड है, वो बता देगा, उतने ग्रुप्स या उतने एटम जुड़े होंगे। 4 बना रखे हैं मैंने, क्योंकि मैं कार्बन की ही बात कर रहा हूं तो मैं मोस्टली 4 बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया आपका फ्रेमवर्क मॉडल, सिर्फ बॉन्ड्स, सिर्फ इस तरीके से, कोई एटम रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है, बहुत ईजी। अच्छा, नेक्स्ट वन आ गया बॉल एंड स्टिक मॉडल। अब ये तो नाम ही बता रहा है, बॉल भी है और स्टिक भी है, इसका मतलब एटम्स को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा और बॉन्ड्स को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहां पे दोनों चीजें, एटम्स एज वेल एज बॉन्ड्स, ठीक है ना। एटम्स, एटम जरूरी नहीं है, ग्रुप्स भी हो सकते हैं ऐसे, या ग्रुप्स एज वेल एज बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। एटम्स को भी रिप्रेजेंट करना है या ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंट करना है, और साथ साथ में किसको रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड्स को भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बॉल एंड स्टिक, बॉल एंड स्टिक, ये मॉडल्स आपके जनरली लैब्स में मिलते हैं, आपको स्कूल में आपको जनरली मिलते हैं। इस तरीके से रहेगा आपका स्टिक, और यहाँ पे इसको बॉल अटैच करने के लिए एक जगह रहती है, अटैच कर लिया 2-3 साइडों से, उसमें होल्स होते हैं, 2-3 साइडों से, 4 साइडों से अपने अटैच कर लिया, तो दिखा देगा एक मॉडल होगा कि देखिए टेट्राहेड्रल इस तरीके से होता है या प्लेनर इस तरीके से होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल एटम को, ठीक है ना। और इसके साथ लगे होंगे स्टिक्स, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, और यहां पे ग्रुप, यहां पे क्या होगा, ग्रुप, राइट। दिस इज बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल, ये भी बॉल्स, लेकिन ये बॉल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले बॉल्स ग्रुप्स को, साइड ग्रुप्स को, ठीक है, ये वाले सराउंडिंग ग्रुप्स को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल एटम को, ये सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये स्टिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड्स को, स्टिक रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड्स को, ठीक है। बहुत ही सी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगले वाला, लास्ट वन इज स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है, ये आप पता कहाँ पे पढ़ते हो, मैं लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो आप। जब हम HCP पढ़ते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वहां पर रिप्रेजेंटेशन होता है इस फॉर्म में, दैट इज कौन सा फॉर्म, स्पेस फिलिंग मॉडल, जहां पे आपको सिर्फ ये चीज रिप्रेजेंट की जाती है, वैन वाल रेडियाई, आपको सिर्फ वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर्स, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, आपको सिर्फ ऐसा मान लो फुटबॉल की तरह रिप्रेजेंट करना है, एक फुटबॉल दूसरा दूसरा, सिर्फ उनके वॉल्यूम्स को या उनके साइजेस को या उनके वैन वाल रेडियाई को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन यहां पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ क्या होगा, ओनली साइज या वॉल्यूम या वैन वाल रेडियाई is represented in the form of like hard spheres। जब इनको हम ये कंसिडर करके चलें, आपको सिर्फ वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने एक बना लिया ऐसा, दिस इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम का वॉल्यूम थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, और इसके सराउंडिंग में क्या होंगे, सराउंडिंग एटम्स, ठीक है। उनका भी क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको सिर्फ वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना है, कोई भी बॉन्ड आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, दिस इज नॉन एज स्पेस फिलिंग मॉडल, दिस इज नॉन एज स्पेस फिलिंग मॉडल, जो आपको ये बताएगा कि कितना वॉल्यूम किस ग्रुप ने ऑक्यूपाई किया है, और आपको ये नहीं बताएगा कि इनके बीच में बॉन्ड जो प्रेजेंट था उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, ठीक है। आपको सिर्फ वॉल्यूम के टर्म्स में ये दर्शा देगा। तो दिस इज नॉन एज स्पेस फिलिंग मॉडल, राइट, दिस इज स्पेस फिलिंग मॉडल। सिंपल है ये, बहुत सिंपल सा, ठीक। अब ऐसा चीज पे सवाल नहीं बना कभी, लेकिन इस पे सवाल नहीं बना कभी, लेकिन हाँ हो सकता है कि पहचानने को दे दे, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉलम मैचिंग में पहचानने को दे सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा मॉडल क्या है या कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो कितनी तरह के रिप्रेजेंटेशन आ गए सर, पहला आ गया स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें पहला वाला कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हम क्या करेंगे,
एटम्स को भी लिखेंगे और बॉन्ड्स को भी लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को भी, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को भी, और अगर इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ तो उसको भी लिखेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कंडेंस्ड फॉर्मूला, जहां पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ यूनिट्स को लिखेंगे, बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और अगर कोई यूनिट सेम सेम आ रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो उसको हम एक ही बार लिख के उसके बाहर से सब्स्क्रिप्ट लगाएंगे जितने टाइम वो आ रहा है। और उसके बाद तीसरा आ गया आपका थर्ड वन इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जहां पे हम सिर्फ क्या करेंगे, बॉन्ड्स लिखेंगे, एटम्स नहीं लिखेंगे, और उनको जिगजैग मैनर में, और जिसका टर्मिनल पोजीशन, अगर कोई ग्रुप ना लगा हो, कोई फंक्शनल ग्रुप ना लगा हो, तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन क्या बताएगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप बता देगा। उसके बाद 3 डायमेंशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर सेंट्रल एटम को लिखते हैं, और सराउंडिंग ग्रुप्स को, जिन वालों को हमने सॉलिड वेज से बनाया वो अबो द प्लेन, जिन वालों को डैश वेज से बनाया वो बिलो द प्लेन, और जिनको हमने नॉर्मल लाइन से बनाया वो इन प्लेन। और ये आगे मॉलिक्यूलर मॉडल्स, फ्रेमवर्क मॉडल, देन बॉल एंड स्टिक मॉडल, एंड द लास्ट वन इज स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख लेता हूँ और फिर आपको पूछ देता हूँ कि बताइए इनका रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में बताइए या इस फॉर्म में बताइए इनका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मिटा दूँ इसको मैं, राइट डाउन, राइट डाउन the complete structural formula, the complete structural formula of following molecules. A, ठीक है, बी, ओके। बताइए इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज लिख के बताइए। स्ट्रक्चर लिखा है मैंने ऊपर, एक काम करना, स्ट्रक्चरल भी लिखना और कॉन्डेंस भी लिखना। स्ट्रक्चरल तो इजी, कॉन्डेंस भी लिखना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है तो ये बहुत छोटी सी बात, लेकिन कर लो जल्दी से, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें। शाबाश, जल्दी से। उस पर कहाँ ढूंढेगा, रैंडम सा मॉलिक्यूल दे रखा है मैंने, उस पर कहाँ मिलेगा। उस वाली की एग्जांपल बाद में करेंगे, ठीक है, उस वाली की कर लो, आप खुद भी सॉल्व करेंगे। हाँ OH, हाँ OH भी लिखना है, OH भी लिखना है, O अलग H अलग नहीं, OH एक ही ग्रुप है, हाँ एक ही लगा, जल्दी कर। शाबाश, गुड, जल्दी करो। डबल बॉन्ड नहीं दिखाना, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला में डबल बॉन्ड नहीं दिखाया जाता, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला में डबल बॉन्ड नहीं दिखाया जाता, डबल बॉन्ड नहीं लगाना, ठीक है ना। वो इजी है, स्ट्रक्चरल छोड़, स्ट्रक्चरल नहीं, स्ट्रक्चरल लीजिए, वो तो ऐसे बना लोगे देख के, तो डंडे ही तो बनाने हैं, इससे बना लिया डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। कॉन्डेंस्ड बनाओ, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला बनाओ, कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला बनाओ जल्दी से, बना, स्ट्रक्चरल छोड़, कॉन्डेंस्ड बना, जल्दी लिखे ना। ठीक है, नीचे कोई बाइक लेके आएगा? अच्छा, जल्दी करो जल्दी करो,
इससे पहले मुझे नींद आ जाए, जल्दी करो। कर जल्दी, बना कर ले। ठीक है, बता देता हूँ मैं, 1 बाय 1 देख लेते हैं, ठीक है ना, कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, बताइए पहला वाला बता दो। ठीक है, ऐसा लिखूंगा मैं, दिस इज COOH, सही है। बॉन्ड नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड नहीं बनाना है, ठीक है। आपको सिर्फ हाइड्रोजन को ध्यान में रखना है, जो हाइड्रोजन नहीं दिखाए गए आपको उनको लिखना है। ये आ गया COOH। उसके बाद बताइए यहाँ पे क्या है, CH है, नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH लिख दिया मैंने, CH, ठीक है। अच्छा, इस CH पे क्या जुड़ रखा है सर, OH जुड़ रखा है। जोड़ना नहीं है आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, बॉन्ड दिखाना ही नहीं है आपको। अगर आपको बॉन्ड नहीं दिखाना, आप जोड़ोगे नहीं उसको, ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, OH, क्योंकि सर इसके साथ 2 ग्रुप जुड़े हैं, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे OH इस तरीके से। आप चाहो तो ऐसा ना लिख के सीधा भी लिख सकते हो, आप सिंपली OH भी लिख सकते हो, इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अलग करने के लिए मैं इसको OH में लिख लेता हूँ। अच्छा बताइए, इस कार्बन पे एक तो CH लिख दिया मैंने, उसके बाद इस पे OH था, और आगे क्या जुड़ रखा है, लिख लिया मैंने COH, बन गया। सही, कितना आसान था, सही है ना, आसान था, दिखने में जैसा लग रहा है वैसे लिखना था आपको, हो गया, ठीक है। आइए दूसरे वाले पे, इस वाले पे बताइए, इस वाले पे क्या होगा, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। सर दिस इज CHO, लिख लिया मैंने CHO, ठीक है। आओ इस वाले कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, बताइए क्या है, CH। इस CH के साथ क्या लगा हुआ है, OH, ठीक। अब ध्यान से सुनना है एक और बात, ये CH के साथ OH इधर है और OH इधर, ऐसा मत करना OH ट्वाइस लिखना, 2 टाइम मत लिखना। अभी वो रिपीटिंग यूनिट है जो कंटिन्यू चल रहा है, तब लिख सकते हो। ये OH इस कार्बन पे है और ये OH इस कार्बन पे है, मैं दोनों इधर लगा दूं सर, वो तो गड़बड़ हो गया, दोनों इस पे थोड़ी ना आ सकते हैं, सही है, अगले वाले पे अलग लिखना पड़ेगा। बताइए CH प्लस OH, उसके बाद फिर से, ठीक है, इस CH के बाद, इस CH के बाद OH, इस CH के बाद OH। हाँ, ऐसा कर सकते थे कि CH2OH करके ट्वाइस लिख सकते थे, उसमें दिक्कत नहीं थी, ठीक है, बट ऐसा चल लो तो बहुत बेहतर है। अच्छा, उसके बाद इसके साथ में क्या जुड़ रखा है, CHO, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। इस वाले में बताइए, इस वाले में बताइए, इसमें गलत नहीं करना, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, यहाँ से, बताइए, वैसे CN, ठीक है। आओ इस वाले पे, बताओ इस वाले पे क्या लग रखा है, C, एक ही कार्बन है, हाइड्रोजन तो है नहीं, ठीक है ना, हाइड्रोजन तो था नहीं, ये कार्बन। अच्छा मुझे बताओ इस कार्बन के साथ में और क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इधर ये ग्रुप लगा हुआ है ना एक, ठीक है, बताओ कौन सा ग्रुप है ये, इस ग्रुप को मैं कैसे लिखूं, दिस इज CH, उसके बाद CH3 और यहाँ पे OH, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है ना, CHOH और CH3। ये आप चाहो तो ये अंडरस्टूड है, क्योंकि कार्बन एक ही था ना, तो अंडरस्टूड है, इस कार्बन के साथ ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप मैंने इस पे लगा लिया, सही है। उसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन और, ठीक है, इस कार्बन के साथ में एक साइड पे CN, ठीक है, और दूसरी साइड पे वापस वही CH था, CH2 था, CH देन OH एंड CH3, ठीक है। ये आ जाएगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आएगा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जनरली ऐसा सच मेरे को लग रहा है सवाल पूछेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी के सवाल बन सकता है। यहाँ पे ना भी बनाना तो आगे सवाल बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी पे बहुत सारे ऐसे सवाल दे रखे होते हैं पूरी एक्सरसाइजेज में, जहाँ पे आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला दे रखा होता है, ना कि ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि इससे सिंपल हो जाती हैं चीज़ें और इससे चीज़ें समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दैट इज़ वाई इस फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये आ गया आपका कौन सा रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस्ड फॉर्मूला और कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डालिए हेडिंग फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग डाल दो फंक्शनल ग्रुप। राइट, फंक्शनल ग्रुप, बताइए व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, रखना, ये एनसीईआरटी की हर चीज़ ज़रूरी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है सवाल बने, हो सकता है कहीं आपको कॉलम मैचिंग में दे दिया, स्टेटमेंट में दे दिया, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। सर फंक्शनल ग्रुप वो एटम्स या वो ग्रुप्स, वो एटम्स या वो
ग्रुप्स जो किन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ अगर जोड़ दिए जाएं या किसी कार्बन सेंटर के साथ जोड़ दिए जाएं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन के साथ मैं OH को जोड़ दूं, तो बताइए अब ये कैसा हो गया सर? अब एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? एल्कोहल। अगर उसके साथ मैं CHO को जोड़ दूं तो सर एल्डिहाइड हो गया, और एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज अलग और एल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग। सो फंक्शनल ग्रुप वो एटम्स या वो ग्रुप्स जिनको जब हम हाइड्रोकार्बन्स के साथ जोड़े या किसी भी कार्बन सेंटर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जोड़े तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करें, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करें, उनको हम बोल देंगे फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, एटम और ग्रुप which decides या which determines properties of organic molecules, properties of organic molecules। ठीक है जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज दर्शाता है फंक्शनल ग्रुप, ये रिफ्लेक्ट करता है उसकी प्रॉपर्टीज को, ये रिफ्लेक्ट करेगा उसकी प्रॉपर्टी। अब ये बहुत सारे हैं आपको पता है, तो मैं क्या करता हूँ लाइक दो बार ना बता के मैं एक ही बार बताता हूँ प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से। मतलब ऐसा इनका प्रायोरिटी बताना थोड़ा मुश्किल है, ध्यान देना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इवन आप बुक्स पे भी देखोगे ना तो प्रायोरिटी नहीं दिया, NCERT पे भी देखोगे तो प्रायोरिटी टेबल प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं दे रखा है, उसने पहले ऊपर एल्केन एल्कीन लिख रखे हैं, ये प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं मिलता जनरली बुक्स पे। ठीक है, जनरली मैं फिर बता रहा हूँ तो ऊपर ऊपर नीचे होता है, हमेशा ऊपर नीचे होगा ये, कभी भी आपको एक परफेक्ट ऑर्डर देखने को नहीं मिलता। आप स्टैंडर्ड बुक भी पकड़ लो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, और फंक्शनल ग्रुप को लाइक अलग अलग से नहीं पढ़ेंगे, रैंडम से नहीं पढ़ेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ेंगे, जो नोमेनक्लेचर में भी हेल्प करेगा और यहाँ पे भी, प्लस साथ में उसके प्रीफिक्स भी बता दूंगा और साथ में उसके सुफिक्स भी जो लगने हैं आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से। प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से मतलब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी आपके हाइड्रोकार्बन चेन में हुए, सर उस टाइम पे किस वाले का नाम पहले लिए जाए और किस वाले का नाम बाद में, उस हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, तो लिख लो प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, सारे के सारे एक साथ, प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, प्रायोरिटी टेबल और सीनियरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, यहां पे लिख लो आप फंक्शनल ग्रुप, राइट, यहां पे लिख लो इसका प्रीफिक्स, यहां पे लिख लो इसका सुफिक्स, ये जरूरी है। ठीक है ना, ये जरूरी है, ऐसा इसलिए क्योंकि नोमेनक्लेचर पे 24 में सवाल नहीं आया था, आगे सवाल बनेगा। तो 24 में नोमेनक्लेचर पे सवाल नहीं बना था, आगे सवाल बनेगा और सवाल एक से ज्यादा बनेगा, 2 सवाल तो मिनिमम बनेंगे नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, अच्छा फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट वन दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला वाला कौन सा? कार्बोक्सिलिक, नाम भी लिख लेता हूं साथ में इसका रिप्रेजेंटेशन भी, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? COOH से, सही है ना, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सी। क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। ठीक है, और इनके लिए सुफिक्स यूज करते हैं हम 2 तरह के, सर एक तो ओइक एसिड यूज करते हैं और दूसरा जब CHO चेन का पार्ट ना हो। ये मान लीजिए किसी आपके चेन में 2 से ज्यादा CHO मिल रहे हैं, COH मिल रहे हैं और उस टाइम पे एक चेन का पार्ट नहीं आ रहा है, तो फिर हम ये क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड खुद। ठीक है, तो इसके लिए 2 सुफिक्स, पहला क्या आएगा? ओइक एसिड, ओइक एसिड वर्ड रूट के बाद, और दूसरा क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आ गया पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्रीफिक्स क्या? कार्बोक्सी, एंड द सुफिक्स इज ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए सेकंड सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा इससे देखना। अच्छा बताइए सल्फोनिक एसिड दैट इज SO3H, राइट, SO3H। ठीक है, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं सल्फो, प्रीफिक्स आ गया सल्फो, और सुफिक्स आ गया खुद जो नाम इसका है सल्फोनिक। ठीक है ना, सुफिक्स आ गया खुद जो नाम इसका है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है जी, सल्फोनिक एसिड ये आ गया इसके लिए सुफिक्स। ठीक है, अब मेरे को एक ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिस मॉलिक्यूल में SO3H देखने को मिले जो NCERT पे है। बताओ ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें SO3H देखने को मिले। एक तो आ गया वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो सबसे सिंपल है। ठीक है, तो आगे सिंपल सा है। ठीक है, इसके अलावा मैं हिंट देता हूँ, इसके अलावा आपने एमीन्स में पढ़ा था एक बार, एमीन्स में एक जगह पे पढ़ा है, बताइए कहाँ पे? ज्विटराइन, बहुत अच्छे। सेल्फ एनालिनिक एसिड बनता है जहाँ पे,
सेल्फ एनालिक एसिड, सेल्फ एनालिक एसिड बनता है जहां पे, ठीक है ना, सेल्फ एनालिक एसिड जो ज़्यूट्राइन की तरह बिहेव करता है, ये आपको एमीन्स में देखने को मिलता था, ठीक है। सल्फो एंड सल्फोनिक एसिड इसके लिए सुफिक्स, ठीक है। तीसरा लिख लीजिए एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, राइट, दैट इज C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O दिस वे, सही है। दैट मीन्स दो कार्बोनाइल ग्रुप आपस में ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड होंगे, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एनहाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सुफिक्स, ये तो आपको पता है, बताइए इसके लिए सुफिक्स क्या यूज किया जाता है एनहाइड्राइड के लिए, एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड, क्या यूज करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, एसिड एनहाइड्राइड भी इसको आप लिख सकते हो। इसके लिए सुफिक्स यूज किया जाता है ओइक एनहाइड्राइड, राइट, ओइक एनहाइड्राइड। और इसके लिए प्रीफिक्स जो यूज किया जाता है वो है एल्कोक्सी। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, डिपेंड करता है इसके साथ वाले कौन से ग्रुप हैं, ठीक है। एनहाइड्राइड के लिए प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनाइल और सुफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बता दीजिए नंबर 4, एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड OR दिस वे, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, वापस कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। दिस इज एस्टर, एस्टर। अच्छा, इसके लिए सुफिक्स क्या यूज करते हैं, आपको ध्यान में होगा, O8, O8 सुफिक्स क्या यूज करते हैं, O8, ठीक है। और इसके लिए प्रीफिक्स हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए प्रीफिक्स सेम ही होगा। एक काम करना, मैंने इसमें तो गड़बड़ तो नहीं की मैंने कहीं में, जरा देखना इसको एक बारी, ये एनसीईआरटी पे दे रखा है क्या, इसका प्रीफिक्स देख जरा एक बारी, मैंने गड़बड़ तो नहीं की मैं। हाँ, वही लग रहा है मेरे को, नीचे वाले को एल्कोक्सी आना चाहिए, मैं उस पर वाले गड़बड़ की, ये एल्कोक्सी ग्रुप है ना, ठीक है। इसका एल्कोक्सी कार्बोनाइल आना चाहिए, इसका एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ऊपर वाले का देख जरा, दिस इज एल्कोक्सी कार्बोनाइल, देखो मत होगा, दिस इज एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एक्चुअली दिस इज एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। इनके लिए प्रीफिक्स नहीं होता है, शायद मैंने गड़बड़ की। एनहाइड्राइड्स के लिए प्रीफिक्स नहीं होता है, एनहाइड्राइड्स के लिए प्रीफिक्स नहीं होता है, ना एनहाइड्राइड्स के लिए एक्चुअली में पता क्या होगा, जब आपको ऐसे बोलोगे कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड भी हुआ और एनहाइड्राइड भी हुआ, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, ये दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और दोनों एक साथ नहीं मिलता है, ठीक है। इसको खाली रखना, इसको खाली रखना, ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं, इसके लिए सुफिक्स यूज करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड। अच्छा, उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 एस्टर्स के बाद एमाइड, एमाइड, बताइए एमाइड को कैसे लिखूंगा मैं, दैट इज C डबल बॉन्ड O NH2, राइट, एमाइड। इसको आप एसिड एमाइड भी पढ़ सकते हो, दोनों बातें सेम है, क्यों, क्योंकि कहां से डेराइव होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं हम एमाइड्स के लिए, ये याद रखना, ये जरूरी है, ठीक है। कार्बोमाइल, ठीक है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोमाइल OMyl, ठीक है ना। इसके लिए ये प्रीफिक्स यूज करेंगे कार्बोमाइल, और इसके लिए सुफिक्स क्या यूज करेंगे, जो है एमाइड ही सुफिक्स यूज होता है, ठीक है। इसके लिए सुफिक्स यूज होता है एमाइड, जो नाम है वही एमाइड ही सुफिक्स यूज होगा, ठीक है। नंबर 6, एमाइड्स के बाद लिख लीजिए आप एसिड हैलाइड, एमाइड के बाद एसिड हैलाइड, ठीक है। एसिड हैलाइड वापस क्या करना है, सो दिस C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लगाना है, X ग्रुप, कौन सा ग्रुप, X, अगेन द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पे OH को हटा के X ग्रुप लगा रखा होगा, ठीक है। इसके लिए सुफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑयल हैलाइड, क्या यूज करते हैं, ऑयल हैलाइड, OYLHALIDE, ऑयल हैलाइड, ठीक है। और इसके लिए प्रीफिक्स हेलो कार्बोनाइल, राइट, जो नाम दिख रहा है वही हेलो, एंड दिस वन इज कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। इसके लिए अमीन्स हम लगा नहीं सकते ना, इसके लिए लगाते हैं कार्बोमाइल, कार्बोमाइल, कार्बाइल को पहले लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे हम, हेलो, हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल, एक ही कार्बन होगा तो हेलो फॉर्माइल, दो होंगे तो हेलो, दो होंगे तो दो के लिए क्या यूज करेंगे हम, दो के लिए
एसिटाइल लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, 2 के लिए एसिटाइल लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा नंबर 7 एसिड हैलाइड के बाद नाइट्राइल Cn, नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये सिंपल है, ये सिंपल है, आपको पता है, ठीक है। बताइए इसके लिए प्रीफिक्स सयानो, इसके लिए प्रीफिक्स सयानो, और इसके लिए सुफिक्स नाइट्राइल्स, ठीक है ना, सुफिक्स नाइट्राइल और प्रीफिक्स सयानो। अच्छा इसी का दूसरा फॉर्म दे रखा हो, इसी का लिंकेज आइसोमर दे रखा हो तो आइसो लगाएंगे साथ में सिर्फ। अगर NC दे रखा हो तो आइसो सयानो और आइसो नाइट्राइल, ठीक है ना, आइसो सयानो और आइसो नाइट्राइल। आइसो नाइट्राइल का दूसरा नाम, उसको एक और नाम भी लेते हैं, कॉमन नेम है उसका एक और कॉमन नेम है कार्बोलामाइन, जब टेस्ट में भी पढ़ते हो कार्बोलामीन टेस्ट, जो प्राइमरी एमीन्स देते हैं, ठीक है ना। अच्छा नाइट्राइल के बाद लिख लीजिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज CHO। इसमें से मोस्टली ऐसे फेमस ग्रुप ही पूछता है, डोंट वरी, सिर्फ फेमस जो ग्रुप है वही पूछता है, ठीक है। CHO एल्डिहाइड, बताइए ये तो इजी। इसके लिए प्रीफिक्स, क्या लगाएंगे हम, याद रखना CHO जहां पे भी होगा इसके लिए फॉर्माइल लगाते हैं। क्या लगाएंगे, फॉर्माइल, ऑक्सो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्माइल प्रीफिक्स आएगा फॉर्माइल और सुफिक्स आएगा अल, ठीक है। आता है वैसे कीटोन जो है ना, कीटोन के लिए भी ऑक्सो लगाते हैं, कीटोन के लिए ज्यादा प्रेफरेंस है, इसके लिए मोस्टली फॉर्माइल लगाते हैं। फॉर्माइलेशन, जहां पे भी टर्म सुनोगे ना फॉर्माइलेशन, मतलब समझ लो कि CHO का एडिशन होना है, ठीक है, फॉर्माइल ग्रुप। अच्छा उसके बाद नंबर 9 कीटोन, दैट इज C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये भी इजी है। कीटोन के लिए प्रीफिक्स बताइए सर, या तो ऑक्सो या तो कीटो, दोनों लगा सकते हैं हम, ठीक है ना, ऑक्सो या फिर कीटो, और इसके लिए सुफिक्स क्या होगा, ऑन, ठीक है ना। अच्छा इसके भी ध्यान में रखना, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का बताया था ना, वैसे ही ये जो आपका एल्डिहाइड है सर, हो सकता है आपके कार्बन चेन में 2 से ज्यादा एल्डिहाइड हो और एल्डिहाइड वाला कार्बन गिनती में ना आए, तब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। क्या यूज करते हैं, कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, इसके लिए हम यूज कर लेते हैं तब कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन के बाद बताइए नंबर 10 एल्कोहल, एल्कोहल that is OH, right, that is OH, again very easy। hydroxy prefix, ठीक है, prefix is hydroxy and then suffix is ol, right, suffix is ol, alkanols में आते हैं। नंबर 11 थायोएल्कोहल, थायोएल्कोहल, ठीक है, थायोएल्कोहल दैट इज SH। कुछ नहीं करना आपको, ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर देना है, सेम फैमिली का, ठीक है। थायोएल्कोहल, बताइए थायोएल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं सर, थायोएल्कोहल के लिए प्रीफिक्स लगाते हैं मेरकेप्टो, मेरकेप्टेन्स के अंदर आते हैं, किन के अंदर, मेरकेप्टेन्स के अंदर, याद रखिएगा इसको, मेरकेप्टो, हाँ ये यूज होता है। जो इथाइल मेरकेप्टेन है ना, ये सिलेंडर, गैस सिलेंडर्स में भी यूज होता है, ऐसे गैस लीकेज हुई तो स्मेल आ जाती है एकदम से, इथाइल मेरकेप्टेन यूज होता है उनमें। अच्छा इसके लिए सुफिक्स क्या लाएंगे सर, सेम ओल के पीछे थायो, थायोल सुफिक्स आ जाएगा थायोल, ठीक है, सुफिक्स थायोल लिख लो, यहाँ तक लिख लो, फिर वापस पढ़ो इनको, फिर मैं आगे चलता हूँ। THIOL मेरकेप्टो, MERCAPTO, मेरकेप्टो, मेरकेप्टो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है इसकी भी, अच्छा है ये भी अच्छा है, मेरकेप्टो भी अच्छा है। थायोल, थायोल, ओके। बताइए पहला वाला कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, दैट इज कार्बोक्सी और सुफिक्स ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा SO3H सल्फोनिक एसिड वाला, प्रीफिक्स सल्फो और सुफिक्स सल्फोनिक एसिड खुद, ठीक है। उसके बाद तीसरा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में प्रीफिक्स यूज जनरली नहीं करते हम, ठीक है ना, बट ध्यान देना कहीं मिल जाए तो लिख लेना, बट जनरली ऐसे मेरे को याद नहीं आ रहा कि इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए सुफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद एस्टर्स, एस्टर्स के लिए प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप भी याद रखना, दैट इज RCOR। मैंने R नहीं लिखा तो पता है ना आपको, दिस इज RCOH, R नहीं लिखा मैंने क्योंकि हो सकता है R कोई भी ग्रुप है, मैंने बॉन्ड दिखा दिया पीछे, ठीक है। अच्छा एस्टर्स इज C डबल बॉन्ड OR, इनके लिए सुफिक्स OH और प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एमाइड्स के लिए RC डबल बॉन्ड ONH2 या C डबल बॉन्ड ONH2, इनके लिए प्रीफिक्स कार्बोमाइल और सुफिक्स एमाइड खुद से, ठीक है ना। उसके बाद एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड्स के लिए प्रीफिक्स हेलो कार्बोनाइल, और इनके लिए सुफिक्स
ऑयल हैलाइड, ऑयल, मिथेनॉइल हैलाइड, इथेनॉइल हैलाइड, ठीक है। अच्छा उसके बाद नाइट्राइल्स के लिए प्रीफिक्स इजी है, सायानो और सुफिक्स नाइट्राइल, ठीक है ना। फिर इसका मैंने दूसरा लिंकेज आइसोमर नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, क्योंकि एम्बाइडेंटेट होते हैं, CN लिखूं या NC लिखूं, उसके लिए सिर्फ आइसो लगाना आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद एल्डिहाइड भी पता है, कीटोन भी पता है, अल्कोहल भी पता है, और ये हो गया वो ईथर इससे नीचे आता है, ईथर कम आता है, ईथर इनसे नीचे आता है, जो ईथर वाले ग्रुप्स है ना वो इनसे नीचे आते हैं। इवन ईथर आपको एल्कीन से भी नीचे देखने को मिलता है, एल्कीन से भी नीचे, जब कहीं एल्कीन हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड और साथ में ईथर हो, ईथर को लास्ट पे प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद लिखिएगा थायोल के बाद लिखिएगा, थायोल के बाद लिखो एरीन्स, थायोल के बाद लिख लो एरीन्स, ठीक है। ये मैं पब्लिकेशन से लाया हूं, मैं फिर बता रहा हूँ, इसका एक परफेक्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा, इवन अभी गूगल पे सर्च मारोगे ना ऊपर नीचे मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। मैं एक पब्लिकेशन से निकाल के लाया हूँ इसको, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिखिएगा थायो एल्कोहल के बाद लिखिएगा नंबर कौन सा, नंबर 12, ठीक है, एरीन्स, एरीन्स, ठीक है। कौन सा आ जाएगा, एरीन्स। अमीन्स लिखा है मैंने इसमें, अमीन्स बताया, अमीन्स नहीं आया, ठीक है। इसके ऊपर अमीन लिख लो, पहले अमीन लिख लो, उसके बाद एरीन लिखना, अमीन लिखो पहले, अमीन, उसके बाद लिखो एरीन्स, अमीन, अमीन्स, ठीक है ना, दैट इज NH2 राइट, NH2, ठीक है। अच्छा अमीन्स के लिए प्रीफिक्स एमाइनो, राइट, एमाइनो, और सुफिक्स, सुफिक्स खुद अमीन, सुफिक्स खुद अमीन, ठीक है, एमाइनो और सुफिक्स खुद अमीन, ठीक है। नंबर 13 इज एरीन, एरीन, एरीन्स में पर्टिकुलरली जो आपको पूछा जाता है वो बेंजीन है। अच्छा एरीन्स, अगर कहीं पे आपका बेंजीन रिंग सुफिक्स की तरह यूज हो तो बेंजीन पढ़ते हैं, और प्रीफिक्स की तरह यूज हो तो फिनाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मैं उसी वाले को लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं सिर्फ बेंजीन को लेके लिख रहा हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा इसके लिए, अगर बेंजीन होगा तो फिनाइल प्रीफिक्स, और सुफिक्स क्या लगाऊंगा, बेंजीन। मैं फिर बता रहा हूं, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, बेंजीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा उसके बाद नंबर 14 एल्कीन्स, एल्कीन्स, ठीक है, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। बताइए इनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा, सुफिक्स तो पता है आपको, सुफिक्स इन, सही है ना, सुफिक्स तो पता है, इन यूज होता है। इनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा, अब आप बोलोगे सर प्रीफिक्स का भी यूज होता है, सर हो सकता है आपके पास कार्बन चेन इतना बड़ा हो कि साइड ग्रुप में कहीं आपको डबल बॉन्ड भी देखने को मिले, ठीक है। इनके लिए हम क्या लगाएंगे, एल्किनाइल, क्या लगाएंगे, एल्किनाइल, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी बात, तो इनके लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं एल्किनाइल, एल्किनाइल, कुछ नहीं करना आपको, एल्कीन लिखना, YL लगा दो लास्ट पे, एल्किनाइल, प्रीफिक्स क्या आएंगे, एल्किनाइल, इथिनाइल। जैसे मान लो कहीं पे आपका साइड ग्रुप पे CH डबल बॉन्ड CH2 मिला तो उसको हम क्या लिखेंगे, इथिनाइल, क्या लिखेंगे, इथिनाइल, ठीक है। नंबर 15 एल्काइंस, और ये आपको पता है एल्काइंस का प्रियोरिटी कम होता है और एल्कीन्स का प्रियोरिटी ज्यादा होता है, लेकिन उससे ज्यादा किसका, एरीन का। इसका मतलब यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे रखा हो जिसमें बेंजीन रिंग भी हो और साथ वाले में डबल बॉन्ड भी हो और चेन इक्वल हो, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, एरीन्स वाले को, ठीक है। बताइए एल्काइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके लिए सुफिक्स क्या यूज करते हैं हम, ये पता आपको, इसके लिए YNE, राइट। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, इसके लिए मैंने लिखा था एल्किनाइल, इसके लिए एल्किनाइल Y लिखूंगा, E की जगह पे Y लिखूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ALKYNYL, एल्काइनाइल, ठीक है ना, अल्काइनाइल, Y लिख लूंगा मैं E की जगह पे, तो यह आ जाएगा आपका एल्काइनाइल। ये आ गया कौन सा, नंबर 15, ठीक है। नंबर 16 लिख लीजिए अब, ईथर्स, या एल्केन लिख लो पहले, हाँ एल्केन बच गया ना, एल्केन लिख लो, एल्केन सिंपल तो है, कार्बन कार्बन, ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम, एल्काइल, सिंपली है एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है ना। और इसके लिए सुफिक्स एन, ठीक है। देन ईथर, ROR, ठीक है। बताइए ईथर्स के लिए सुफिक्स क्या यूज करते हैं हम, ईथर्स के लिए सुफिक्स, शाबाश, नहीं दिया रखा है NCERT पे, ठीक है। सुफिक्स यूज करते हैं एन, क्या यूज करते हैं एन, मतलब ऐसा जनरल होता नहीं है, लेकिन सर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसका कोई ना कोई तो नाम होगा ना। मान लो मैं ऐसा लिख लूं, मैं लिख लूं CH3OCH3, यही होगा, तो मैं पढ़ूंगा एल्कोक्सी मिथेन, आया ना एन लास्ट पे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके लिए भी क्या यूज होगा, एन और एल्कोक्सी, हाँ खाली वो आ गया कॉमन नेम, डाइमिथाइल ईथर, वो कॉमन नेम है IUPAC के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो कॉमन नेम में आ जाता है। अच्छा ईथर के बाद नंबर 19 लिख लेता हूं मैं, NO2, ये भी आपको पता है, ठीक है ना, NO2। बताइए NO2 क्या है, नाइट्रो ग्रुप, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे,
नाइट्रो, ठीक है ना। और सफिक्स क्या यूज करेंगे, फिर से एन, फिर से क्या यूज करेंगे, एन। मान लो मैंने CH3NO2 लिखा है तो पढ़िए क्या आएगा, नाइट्रो एल्केन। लेकिन ऐसा ये ध्यान देना, पर्टिकुलरली ये नाम इसका नहीं है, मैं फिर बता दूं, ये इसके लिए यूज नहीं होता है सर, जिस चेन के साथ ये जुड़ा है ये उसके लिए यूज हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना बाद में ये पढ़ो कि एल्केन के लिए भी सुफिक्स एन यूज होता है और नाइट्रो के लिए भी एन यूज होता है, नाइट्रो के लिए नहीं है सर। ये नाइट्रो जिस चेन के साथ जुड़ा होगा ये उस चेन के लिए, इसलिए एनसीईआरटी ने खाली रखा हुआ है। इसके लिए पर्टिकुलरली कोई सुफिक्स नहीं है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड था, ऐसे नाइट्रो के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम सुफिक्स क्या लगाएंगे उस टाइम पे, अगर सिर्फ यही ग्रुप हो तो एन ला, आप चाहो तो खाली भी रख सकते हो। ये इसके लिए नहीं है, फिर से ये किसके लिए है, जिस कार्बन चेन के साथ ये जुड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद हेलोजन्स, एक्स ग्रुप, ठीक है ना, हेलोजन्स, ठीक है, हेलोजन्स। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, हेलो, ठीक है ना, क्लोरोब्रोमो, ठीक है। और सुफिक्स, शाबाश, हेलोजन्स के लिए सुफिक्स हैलाइड, ठीक है ना, हैलाइड यूज करते हैं, तो भूल गए क्या, मिथाइल हैलाइड, ठीक है ना, हैलाइड। बट इन जनरल इसका सुफिक्स यूज नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी इसकी प्रायोरिटी के ऊपर होते हैं। IUPAC लगाओ ना तो इसके लिए सुफिक्स हम ये नहीं लगाते हैं, फिर बता रहा हूँ, कॉमन नेम में ये सुफिक्स लगता है, IUPAC में इसके लिए ये सुफिक्स नहीं लगता है। क्योंकि अगर मान लो मैंने CH3Cl लिखा और मैं बताऊँ कि मैं पूछूं आपको कि इसका IUPAC नेम पढ़िए, तो आप क्या पढ़ेंगे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमिथाइल क्लोराइड जब पढ़ोगे तो कॉमन में आ जाएगा, ठीक है ना। एज सच ये नहीं यूज होगा। और इसके बाद 21 कौन सा बचा, ये 20 आ गया, 21 कौन सा बच गया, एल्काइल ग्रुप्स। वो तो आगे वैसे भी ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो इजी, वो सबको पता है, एल्काइल वाले सबको पता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है, वो वाले सबको पता है, ठीक है। तो ये आगे फंक्शनल ग्रुप्स और इनके प्रायोरिटी ऑर्डर्स, ठीक है ना। अब ध्यान देना, एक तो फंक्शनल ग्रुप पता हो और दूसरा उसका प्रायोरिटी पता हो, ये भी जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है आपके एक मॉलिक्यूल में दो से, मैं फिर बता रहा हूँ टफ नहीं करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ इसको टफ नहीं करता है, ठीक है ना। आपको नॉर्मल ही पूछेगा, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, दूसरा CHO दे दिया, मान लो तीसरा SH दे दिया, ऐसा ही दे देगा, उतना ज़्यादा टफ नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से का प्रायोरिटी ज़्यादा और कौन से वाले का प्रायोरिटी कम, तब जाके नॉमेनक्लेचर लिख पाएंगे, अदरवाइज तो सारे मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे आपके फंक्शनल ग्रुप। पढ़िए वापस एक बार कौन कौन से, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्रीफिक्स सुफिक्स साथ में पढ़ना, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सुफिक्स, ठीक है। दूसरा वाला आ गया आपका सल्फोनिक एसिड, SO3H, प्रीफिक्स सल्फो, सुफिक्स सल्फोनिक एसिड। तीसरा एनहाइड्राइड, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, सुफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट एस्टर, दैट इज RCOOR, राइट, इसके लिए प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनाइल और सुफिक्स O8, ठीक है। नेक्स्ट एमाइड्स, दैट इज दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। एमाइड के लिए क्या लगाएंगे हम, प्रीफिक्स कार्बोमाइल और सुफिक्स एमाइड। उसके बाद एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड के लिए प्रीफिक्स हेलो कार्बोनाइल और सुफिक्स ऑयल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स के लिए और सुफिक्स, ठीक है जी। उसके बाद इसी का इसके नीचे मैं लिख लूँ आइसोसायानो वाला, तो वो बेसिकली ना आइसोसायानो ना एल्डिहाइड कीटोन से नीचे आता है, अगर प्रियोरिटी के हिसाब से देखो ना, आइसोसायानो एल्डिहाइड और कीटोन के नीचे आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल और सुफिक्स अल, कीटोन मैं सुनूंगा लेकिन ये कल, कीटोन के लिए, ठीक है, लाइक सुनना तो पड़ेगा ही, नॉमेनक्लेचर पे लगाना है तो थोड़ा सुनना तो पड़ेगा ही, थोड़े थोड़े मोटे मोटे पॉइंट्स कि ये कहाँ पे था, ये कहाँ पे था, ये कहाँ पे था, ठीक है। और इनके प्रीफिक्स और सुफिक्स, ठीक है जी, ये तो आप सब आपने देख लिए। अच्छा, इसके बाद अपना नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर पे मैं कल आऊँगा, उसके रूलिंग्स पे कम आऊँगा, आज एक कम कर लेता हूँ, 2-3 नॉमेनक्लेचर आपको पहले भी पता है, ये तो आपको पहले भी पता है, ठीक है। एक तो आगे कि आपको रूल वापस पढ़ने हैं, एक तो आगे ये बात के रूल वापस पढ़ना है, दूसरी बात ये कि आपको पहले से भी पता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2-3 मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ, आप जरा नाम बताइएगा, फिर समझ में आ जाएगा आपको रूल पता है या नहीं पता है, ठीक है। 2-3 मॉलिक्यूल नाम बताइए, काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, ओके, बताइए इसका नाम बताइए। नाइस, लगाइए नाम। कहाँ से स्टार्ट करोगे, बताओ, प्रायोरिटी किसको दिख रहा है, सही है, सबको पता है, ठीक है। लगाओ नाम, लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। अब वैसे तुम लोग बता ही दोगे, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना टफ नहीं है ये इतना टफ नहीं है, आप खुद बता दोगे, ठीक है ना। लगाओ, मैं तब तक सेकंड लिख लेता हूँ, पहला, हाँ पहले एक करो, मैं 2-3 बस, 2-3 सिर्फ 2-3।
इससे पिछले वाले देखोगे तो इतने टफ नहीं थे, 23 में भी सवाल था इससे, ठीक है, टफ नहीं था, बस ऐसे 5-6 बना रखे थे, नाइट्रो ब्रोमो लगा रखा था, सीधा सा नाम पूछ रखा था। ठीक है, इस वाले में मेरे को ई और जेड भी बताना, मैंने सिखाया है, इस वाले में मेरे को ई और जेड भी बताना, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला। ओह नाइस, ठीक है, चलिए बताइए सर, बताओ पहले वाला, बताओ पहले वाला। ठीक है, ओके ओके, देखते हैं, ठीक है ना, लगाओ नंबरिंग, मेरे साथ में करना, नंबरिंग लगाओ, ठीक है सर। दिस विल गेट 1, दिस विल बी, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 6, ठीक है, ओके। The high priority functional group is COH, so it will be used as a suffix, and the all other groups are used as prefixes, ठीक है। For SH we used mercapto, right, and for CHO we used formyl, ठीक है। formyl पहले आएगा या mercapto पहले आएगा? F पहले आएगा, ठीक है, तो अपन formyl पहले लिखेंगे, ठीक है। बताइए कितने पे formyl? So this is 3 formyl, right, this is 3 formyl, 3 पे आ गया formyl, ठीक है। उसके बाद 4,5 dimercapto, 4,5 dimercapto, then 4,5 dimercapto, right, 4,5 dimercapto। उसके बाद वर्ड रूट हेग्स, ठीक है, ध्यान देना एक और बात का, मैं वापस बता रहा हूं, इसको क्लियर करना। जब आपके चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो उस टाइम पे हेग्स के साथ में ए लगता है, हेक्सा, दैट्स लाइक ब्यूटा 1,4-डाइन, हेक्सा 1,4-डाइन, ठीक है ना। जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो क्या लगेगा? हेक्सा, ए लगाना है लास्ट पे, चाहे ब्यूटा हो हेक्सा हो जैसा भी हो, ठीक है। तो बताइए 6 कार्बन थे तो दैट मींस दिस इज हेक्सा, राइट, हेक्सा। अच्छा कितने पे इन? सर हेक्सा 2,5 डाई इनोइक एसिड, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग, ठीक है ना सर। डाई इन और 1 पे ओइक एसिड, तो मैंने मिला के लिख लिया डाई इनोइक एसिड, क्योंकि ई मैंने लास्ट पे ओमिट कर दिया, ENE आना था, मैंने लास्ट वाला ई काटा और क्या लिख लिया? इनोइक एसिड, तो ये आ जाएगा इसका नाम, दैट इज 3,4-माइल 4,5 डाइमरकैप्टो हेक्सा 2,5 डाई इनोइक एसिड, हेक्सा 2,5 डाई इनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा इसी को देखते हुए दूसरे का भी नाम बता दीजिए अब। 6 हेलोफोर्माइल, ठीक है, हेक्सा 2,4 डाइइनोइक एसिड, ठीक है ना, ओके। इसको कार्बन 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 6, सही है। ये आ गए सारे के सारे 6 आ गए, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, ये जो कार्बोनाइल वाले हैं सर, ये कार्बोनाइल वाले गिनती में भी आते हैं और नोमेनक्लेचर में भी आते हैं। कार्बोनाइल वाले गिनती में भी और नोमेनक्लेचर में भी, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना, गिनती में भी और नोमेनक्लेचर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। लगाइए, बताइए साइड ग्रुप कौन सा मिल रहा है? NO2। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस वन इज एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रायोरिटी ऊपर, एसिड हैलाइड्स का प्रायोरिटी थोड़ा कम, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। बताइए इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज किया जाता है? इसके लिए हेलो कार्बोनाइल कहा था मैंने, ठीक है। अभी बताइए हेलो और एक ही कार्बन है, आप सिंपली फॉर्माइल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हेलो कार्बोनाइल लिख के हेलो फॉर्माइल लिख सकते हो, क्योंकि इसके लिए फॉर्माइल ही लगेगा, हमेशा फॉर्माइल ही लगेगा, एक ही कार्बन होगा ना, इस C डबल बॉन्ड के साथ में एक ही कार्बन है, तो इसके लिए हम हेलो फॉर्माइल लगाएंगे। क्या लगा लेंगे? तो हेलो कौन सा? अभी क्लोरो। बताइए 6 पे क्या है? 6 क्लोरोफॉर्माइल, दिस इज 6 क्लोरोफॉर्माइल, राइट, 6 क्लोरोफॉर्माइल। देन 3 नाइट्रो, राइट, 3 नाइट्रो। देन हेक्सा, why हेक्सा? बिकॉज मोर देन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। हेक्सा कितने पे इन? हेक्सा 2,4 डाई इन, हेक्सा 2,4 डाई इन
oic acid, 2,4-dienoic acid, 2,4-dienoic acid. This is 6 chloroformyl, then 3 nitro, hexa 2,4-dienoic acid, hexa 2,4-dienoic acid, ठीक है ना, ये आ गया इसका नाम। ओके, आपको सीखना है, मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको खुद भी बताना है, तब मजा है। चलिए कोई बात नहीं, रूलिंग्स पढ़ लेंगे इसकी, ठीक है। ये वाला बताइए, लास्ट वन, दिस वन इज गुड, दिस वन इज गुड, ठीक है। बताइए नंबर कहाँ से कहाँ करेंगे, पहले मेरे को बताइए। सर COH विल गेट प्रायोरिटी, तो ये तो ऑब्वियस है, दिस इज 1, दिस वन इज 2। सर 2 ऑप्शन है, इधर आऊँ या आगे जाऊँ। सर आगे जाऊँगा तब मेरे को और भी ग्रुप मिल रहे हैं, तो मैं आगे जाना प्रेफर करूँगा। ऐसा क्यों? डबल बॉन्ड इधर भी आ रहा हो, डबल बॉन्ड इधर भी आ रहा है, सो इसको मैं क्या कर दूंगा, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4, ठीक है, आएगा 4। अब बताइए साइड ग्रुप में क्या क्या बचा। सर ये OH बचा, ये OH बचा, और यहाँ पे ये साइड ग्रुप बचा। आया ना सब साइड ग्रुप में डबल बॉन्ड। मैंने अभी कहा था एल्कीन्स के लिए हम प्रीफिक्स भी यूज करते हैं, और साइड ग्रुप में आ गया डबल बॉन्ड। बताइए क्या यूज करेंगे हम। सर आपके प्रीफिक्सेस में आएंगे ये वाला, इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करूंगा मैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन दिख रहे हैं साइड ग्रुप में, ठीक है ना, इसके लिए यूज करूंगा मैं इथिनाइल। इथिनाइल क्या यूज करूंगा, इथिनाइल, एंड दिस वन इज हाइड्रोक्सी। बताइए इथिनाइल पहले या हाइड्रोक्सी पहले, इथिनाइल पहले, ई पहले, ठीक है। कितने पे इथिनाइल, दिस इज 2 इथिनाइल, राइट, दिस इज 2 इथिनाइल। इथिन और आइल दोनों, इथिन एल्कीन भी था, और क्योंकि ये साइड ग्रुप था तो एल्काइल की तरह भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज इथिनाइल, 2 इथिनाइल, 2 इथिनाइल, इथिन 2 कार्बन, इथिनाइल, इन भी और YL भी लास्ट पे, ठीक है, 2 इथिनाइल। देन 4,4 डाइहाइड्रोक्सी, 4,4 डाइहाइड्रोक्सी। उसके बाद ब्यूटा नहीं लगाऊंगा मैं अब, ठीक है, साइड ग्रुप पे था। देन ब्यूट कितने पे, 2 इनोइक एसिड, 2 इनोइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, राइट, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूट 2। ये वाला जो लास्ट है ना, इन जो होता है ना, इन का ई, वो वाला लास्ट वाला ओमिट करना है आपको, उसको हटा देना है, और जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो आपको लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लगा लिया, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ठीक है। नींद तो मेरे को आ रही थी, लेकिन अब तुम लोग सोते हुए लग रहे हो मेरे को, मतलब ऐसे थक तो मैं गया था, मतलब ऐसा मान लो भूख तो मुझे लगी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नींद में तुम लोग